तो शुरू करते सर। सो दिस इज पेज नंबर 1। मेरी एंटर हो क्या था सर? आज अपन पढ़ने वाले हैं पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, मतलब ब्लॉक को पुली के साथ अटैच करने पे उसके कुछ कैलकुलेशंस अपन देखने वाले हैं। ठीक है। पुली एंड ब्लॉक प्रॉब्लम, पुली एंड ब्लॉक प्रॉब्लम। देखो अभी सिचुएशन ये है, सपोज दिस इज अ पुली और इसको हमने यहां पर हैंग कर दिए, ठीक है। और फिर एक स्ट्रिंग लिए, ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से दो ब्लॉक को अटैच कर दिए। ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से दो ब्लॉक को अटैच कर दिए। पुली इज आइडियल है, पुली आइडियल है। इस ब्लॉक का मास m1 और ये वाले ब्लॉक का मास है m2 एंड द पुली इज आइडियल। ओके, पुली आइडियल, ये दोनों ब्लॉक दिए हुए यहाँ पे। और एक और कंडीशन लिख दूं मैं, m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब ये वाला मास ज्यादा है और ये वाला मास कम है। ठीक है, क्या होगा बताओ जरा अभी, क्या होगा इससे? एनीबॉडी एल्स? क्या होगा इससे? ये जो सिचुएशन हमने ड्रॉ की है इससे क्या होगा? पुली इज आइडियल, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये कैसा आएगा? उल्टा लिख दिया मैंने क्या आएगा? हाँ, 1 मिनट बेटा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ m2 और दिस इज m1। ये हैवी है और ये हल्का है, तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा? ऊपर जाएगा और ये वाला ब्लॉक क्या होगा? नीचे आएगा, है ना। m1 नीचे आएगा और m2 नीचे आएगा और m1 ऊपर जाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो इसको पहले ये अरेंजमेंट हमने कर दिया और फिर छोड़ दिया, तो ये जो रस्सी है ना, पुली इज आइडियल, तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्लिप होगी कि रोटेट होगी? नाउ दिस पुली इज आइडियल एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल। स्ट्रिंग भी हमने आइडियल ली, स्ट्रिंग्स आर आइडियल, स्ट्रिंग भी आइडियल है और पुली भी आइडियल है। ठीक है, स्ट्रिंग भी आइडियल है और पुली भी आइडियल है। क्या होगा अभी? सिचुएशन क्या बनेगी इसके कारण? तो अगर हम इनके डिस्प्लेसमेंट देखें, मैं थोड़ा सा ऊपर बना दे रहा हूं इसको। तो अगर हम इनका डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये वाली जो पुली है, वो सॉरी, ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर आ रहा है। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ x या x1, तो ये वाले ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये नीचे की तरफ कितना होगा? थोड़ा सोच के बताओ। अगर ये वाला ब्लॉक x1 ऊपर जाएगा और ये वाला ब्लॉक x2 नीचे आ रहा है, तो क्या रिलेशनशिप आएगी? x1 equal to x2। पक्का? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट x1 is equals to x2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक x1 is equals to x2, मतलब जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। क्यों आ रहा है ऐसा? सोच रहे क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि ये सर स्ट्रिंग टेंशन फोर्स। नहीं, टेंशन फोर्स के कारण नहीं सर स्ट्रिंग फोर इक्वल है ना सर। हाँ, जो स्ट्रिंग यहाँ पे आपने लगाए हो वो स्ट्रिंग एक ही है, और स्ट्रिंग कैसी? ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे टाइट भी है भाई, ये स्ट्रिंग, समझ गए ना, स्ट्रिंग टाइट भी है। तो फिर इसका जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा वो दोनों डायरेक्शन से कैसे दिखेगा? आपको इक्वल दिखेगा, मतलब ये x1 और ये x2 की वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी। हाँ बोलो, कोई डाउट है इस पे? x1 और x2 की वैल्यू सेम है, इसमें कोई डाउट है क्या? x1 और x2 की वैल्यू सेम है, कोई डाउट है क्या? ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद फिर इसी टाइप की प्रॉब्लम्स रहेंगी आगे भी। Screen is lagging.
तुम लोग माइक म्यूट रखो भाई। यस सर ब्लर आ गया है। ओके, ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्ट्रिंग इस तरह से है ना, ये केबल है मेरे हाथ में, वैसे तो स्ट्रिंग नहीं दिख रही है, ये केबल है। जैसे अगर मैंने ये हाथ पे यहाँ पे ऐसा लटका दिया, तो जितना मैं इसको इधर खींचूंगा इतना ही ये वाला एक साइड से क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो पूरा ब्लर हो रहा। नहीं ना बेटा, सर आवाज सर क्लियर है आपका? आप लोग माइक म्यूट रखो, आप लोग माइक म्यूट रखो, हाँ माइक म्यूट रखो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो x1 और x2 की वैल्यू कैसी मिलेंगी आपको, सेम मिलेगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो फिर दियर वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी dx1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू dx2 अपॉन dt, डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी भी सेम आएगी, वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी भी सेम आएंगी दोनों ब्लॉक की, वेलोसिटी एट टाइम t, एनी टाइम t पे वेलोसिटी। मान लो ये वाला ब्लॉक यहां से यहां तक पहुंचा, कुछ वेलोसिटी हुई इसकी यहाँ पे, यहां से यहां तक आने, तो जब ये वाला ब्लॉक यहां से यहां तक आएगा तो वही वेलोसिटी यहां रहेगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट का मॉड है वो इक्वल है, क्योंकि ये वाला डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने मॉड लिख दिया। और जो वेलोसिटी है उसका मॉड भी इक्वल है मतलब स्पीड, यहाँ पर पहुंचने पे भी वही स्पीड आएगी और ये नीचे पहुंचेगा तब भी वही स्पीड रहेगी। और इसको भी डिफरेंशिएट कर दें अगर अपन, तो इसका जो एसिलरेशन आएगा, एसिलरेशन मतलब dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू dv2 अपॉन dt, सो दैट इज a1 इज इक्वल्स टू a2, मतलब दोनों के एसिलरेशन भी सेम रहेंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगा। ये वाले ब्लॉक का एसिलरेशन ऊपर की तरफ और ये वाले ब्लॉक का एसिलरेशन नीचे की तरफ। तो इस ब्लॉक का जो एसिलरेशन है वो ऊपर की तरफ और ये वाले ब्लॉक का जो एसिलरेशन ए है वो नीचे की तरफ रहेगा, और एसिलरेशन भी कैसे रहेंगे, यहाँ पर सेम रहेंगे। तो ठीक है, दोनों ब्लॉक के एसिलरेशन भी सेम रहेंगे, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी एट एनी टाइम t पर भी सेम रहेगी। किसी को कोई डाउट है? Now this is page number 2. Now page number 2 पे अब फोर्सेस के लिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पुली पे और ब्लॉक पे, वो हम अब लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। पुली इज आइडियल और कंडीशन क्या है यहाँ पे, m1 इज m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, अभी फोर्सेस लिखते हैं अपन, ये अपन ने पहले भी सीख लिया है, फोर्सेस लगाते हैं। ये वाले ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, m1 जी नीचे, हाँ या ना? यस सर। इसका वेट नीचे और स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स आएगा इस पे ऊपर की तरफ। ऐसे ये वाले ब्लॉक पे m2g लगेगा नीचे और स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे पुली पे स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स नीचे, इस साइड पे स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स नीचे, ये वाली स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स T0।
समझ गए? ये फोर्सेस समझ गए? ये वाले ब्लॉक पे ये 2 फोर्स लग रहे हैं, इस पे ये 2 लग रहा है। अच्छा ये जो टी है ये वाली एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे और हम स्ट्रिंग को क्या ले रहे हैं? आइडियल ले रहे हैं। स्ट्रिंग आइडियल है आपकी, तो टेंशन फोर्स ये दोनों तरफ सेम आएगी, और ये स्ट्रिंग अलग है इसलिए यहाँ पे टेंशन फोर्स अलग है। ठीक है, अब एक्सीलरेशन देखो, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट होके आएगा, इसका एक्सीलरेशन नीचे रहेगा, और ये वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? ये m1g नीचे और ये m2g नीचे, ये वाला ब्लॉक m2 है और ये वाला ब्लॉक m1 है, ये m1 और ये m2। अभी देख लो भाई, कोई डाउट है क्या? ये जो यहां तक डायग्राम पे कोई डाउट है क्या? डायग्राम पे कोई डाउट है क्या किसी को? ये डायग्राम पे कोई डाउट है क्या? हेलो? नो सर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। एक्सीलरेशन फाइंड करना भाई, ये इसकी वैल्यू क्या है? एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? ये टेंशन फोर्स कितना है स्ट्रिंग पे, ये वाला टेंशन फोर्स कितना है, ये अब हमको फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन, टेंशन फोर्स एंड टी नॉट। ये एक्सीलरेशन हमको फाइंड आउट करना है, टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है, टी नॉट ये वाला टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ये अब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करोगे? नाउ इसके लिए क्या करना आपको? नाउ अप्लाइंग न्यूटन्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई करना है। याद है ना, मास कांस्टेंट है यहाँ पे, ये मास बदल नहीं रहा ब्लॉक का, इन ब्लॉक्स का मास बदल नहीं रहा है, मास कांस्टेंट है। ठीक है, ब्लॉक का मास कांस्टेंट है, तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ क्या पढ़ा भाई? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, सर मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं री एंटर कर रहा हूँ। ओके बेटा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या पढ़े अपन? सर मेरा भी ब्लर हो गया है। ओके, सर मेरा भी ब्लर हो गया है। री एंटर कर लो ना, री एंटर। मेरा भी। नेट भी। सर आप ही का ब्लर आ रहा है, सभी का आ रहा है। अरे तुम लोग अब माइक तो म्यूट करो पहले, सभी बच्चे एक साथ करते हैं इसलिए दिक्कत हो जाती है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू कितना? मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सीलरेशन। यही है न्यूटन सेकंड लॉ आपका। किसी पार्टिकल पे या किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। तो इससे हमें ये वाले ब्लॉक पे अप्लाई करना है, ये वाले ब्लॉक पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम किस पे अप्लाई कर दे रहे हैं? नाउ ऑन ब्लॉक M1 ब्लॉक पे हम अप्लाई करते पहले। तो M1 ब्लॉक पे जब आप इसको अप्लाई करोगे, देखो M1 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, फिर हम M2 ब्लॉक के लिए लिख देंगे। M1 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स हैं? M1 ब्लॉक पे टेंशन फोर्स ऊपर, M1g नीचे, और इसका एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब इस पे आपको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है ब्लॉक M1 पे। फिर इसी तरह से आपको ब्लॉक M2 पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है ब्लॉक M2 पे। फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरे वाले के लिए डायग्राम बना दूं। नाउ ऑन ब्लॉक M2। ठीक है, ब्लॉक M2 का डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। ये ब्लॉक M2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेंशन फोर्स ऊपर और M2g नीचे, और इसका एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ मतलब इसको लिखना है, ये वाले ब्लॉक के लिए भी लिखना है और ये वाले ब्लॉक के लिए भी लिखना है। न्यूटन सेकंड लॉ की हमको इक्वेशन लिखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ध्यान देना। इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है,
मतलब इसमें नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन पे लग रहा है, इस पे एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। समेशन का मतलब क्या है, समेशन का मतलब आप यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लिख रहे हो, समेशन F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ पर भी समेशन F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये समेशन का मतलब क्या आएगा यहाँ बताओ जरा, ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये वर्टिकल डायरेक्शन पे ही लग रहा है ना, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, फोर्स की इक्वेशन थोड़ा सोच के बताओ, फोर्स की इक्वेशन कैसे बनेगी। मैं ये लिख दूं क्या, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ है क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर है, तो हम यहाँ पे ये ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, यहाँ पे एक्सीलरेशन नीचे है तो इसमें मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूंगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, T माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर इक्वेशन बनेगी m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये जो दो इक्वेशन हमने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये इक्वेशन अगर आपको लिखना आ गया मतलब आप न्यूटन सेकंड लॉ को लगाना आ गया। ये दो इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन ये वाले ब्लॉक के लिए लिखी गई, ये वाली इक्वेशन ये वाले ब्लॉक के लिए लिखी गई। कोई डाउट है क्या इक्वेशन पे? हेलो, अरे भाई कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। नहीं है। अब मुझे ये बताओ, ये वाली इक्वेशन को आप इतनी पूरी पंचायत नहीं करते, मतलब इतना सब कुछ नहीं लिखते, ये इक्वेशन क्या डायरेक्ट इसको देख के लिखी जा सकती है? और ये वाली जो इक्वेशन है क्या ये वाले बॉक्स को डायरेक्ट देख के लिखी जा सकती है? हमको ये अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये अलग से नहीं बनाना, ये अलग से नहीं बनाना, ये अलग से नहीं लिखना। क्या हम डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ को हमारे दिमाग में रखें और ये इक्वेशन को सीधा इसको देख के लिख लें। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन को भी सीधा इसको देखकर लिख लें। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे दिमाग में, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हमारे दिमाग में ही है। ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हमारे डायरेक्ट दिमाग में है। तो क्या ये इक्वेशन को सिर्फ इसको देख के लिखा जा सकता है और ये वाली इक्वेशन को इसको देखकर लिखा जा सकता है? देख लो, अभी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या इक्वेशन को? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपके सामने जो लेफ्ट साइड में डायग्राम है उससे देखकर सीधे सीधे लिख सकते हो क्या मिताली, है क्या? जनरली वैसे तो प्लस माइनस ही आपकी चॉइस होती है आपको कैसे लेना है, बट आप क्या करो, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो इक्वेशन लिखने में समस्या नहीं होती फिर, ठीक है ना? वैसे तो प्लस माइनस आप कैसे भी ले लो, फाइनल आंसर आपका यही बनेंगे, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 टाइप से ही बनेगी। आप कैसे भी ले लो, मतलब डायरेक्शन पलट के भी देख लो, कैसे भी लिख लो, तो इक्वेशन ऐसी ही बनने वाली है। बट आप पॉजिटिव डायरेक्शन किसको लो, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ट्रीट किया और फिर ये इक्वेशन लिखा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या डायरेक्ट लिखी जा सकती हैं, मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अमन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डायरेक्ट लिख सकते हो क्या बेटा? अमन लिख सकते हैं सर आराम से। बता, समझ गए? आपको न्यूटन सेकंड लॉ लिखना है अल्टीमेटली। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको न्यूटन सेकंड लॉ लिखना, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगे। तो ये वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स ऊपर लग रहा है तब तो एक्सीलरेशन ऊपर है, ये वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे लग रहा है तभी तो इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है। समझ गए या नहीं? तो आप ये इक्वेशन को सीधा यहां से देख के बैठा सकते हो और ये वाली इक्वेशन को भी सीधे इस ब्लॉक को देख के लिख सकते हो। जैसे अगर हम सीधे सीधे लिखने की कोशिश करें कि भाई ये हमको देख रहा है, मतलब यहाँ पे टेंशन ऊपर है, m1g नीचे है, एक्सीलरेशन ऊपर है,
तो हम सीधे सीधे क्या लिख लें, न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स हमारे दिमाग में चलना चाहिए, नेट फोर्स। तो टी ऊपर, एक्सीलरेशन ऊपर है तो उसको प्लस ले लो, टी माइनस m1 g इक्वल्स टू m1 इंटू ए। समझ गए या नहीं, समझ गए या नहीं है, अरे समझ गए। यस सर। और सिमिलरली इस, हाँ सिमिलरली इसके लिए लिखना है, सेकंड वाले ब्लॉक के लिए। सेकंड वाले ब्लॉक के लिए कैसे लिखोगे, ये दिख रहा है हमको, यहाँ पे एक्सीलरेशन नीचे है तो हमारे दिमाग में चलेगा m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a। m2g नीचे आ रहा है ना, एक्सीलरेशन नीचे है तो m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, सीधे लिखना है। मतलब हमको ये सब अलग अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी स्टेप्स लिखा है, ठीक है, समझ गए अब। हेलो, समझ गया बेटा। यस सर। यस सर। ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करना, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को क्या कर दें कि एक्सीलरेशन की वैल्यू पता चल जाए आपको, ऐड कर दें। ऐड करने से क्या कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दें तो क्या हट जाएगा उसमें से, टेंशन फोर्स एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी बता रहा हूँ आप टेंशन फोर्स और mg। नहीं ना, अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, इस पेज का डन सर। ओके डन ना। अब देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको ऐड करना है। मैं दोबारा इक्वेशन लिख दे रहा हूं। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। पेज नंबर 3। अब हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट, नाउ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, है ना। ये वाले ब्लॉक पे आपने लिखा कि T माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन m1 एंड m2। और ये वाले ब्लॉक पे क्या आ गया आपका, m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a। समझ गए। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये t और ये t कट गया। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने ऐड की है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। एंड नाउ आपने 1 और 2 को ऐड कर दिए तो टी टी कट गया, कितना बचा, m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m1a प्लस m2a बचेगा। कुछ कॉमन ले लूं मैं, g को कॉमन ले लें, m2 माइनस m1 इंटू जी, यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू a। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, दिस इज गिवन बाय m2 माइनस m1 अपॉन कितना, आप इसको m2 प्लस m1 भी लिख सकते हो, इनटू कितना आ गया, g आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। ये इस केस में एक्सीलरेशन निकल कर आ गया। अभी देख लो, अब इसमें कोई डाउट है तो पूछोगे, देख लो कोई डाउट है तो पूछो यहाँ पर। सर mg इसलिए कट नहीं हुआ क्योंकि उन दोनों का मास अलग अलग था। हाँ, mg इसलिए कट नहीं हुआ क्योंकि मास अलग अलग था। अगर मास सेम रहता तो क्या होता बता सकते हो क्या, वो कट जाता ना। हाँ वो कट जाता, तो एक्सीलरेशन कितना होता, 0। m1। अरे एक्सीलरेशन 0 आ जाता ना रे, m2 माइनस m1 0, तो एक्सीलरेशन कितना आता, 0, ठीक है। अगर दोनों तरफ इक्वल वेट लटका देते तो क्या होता, वो तो लटके रहते ना, मूव करते क्या फिर वो, नो सर। नहीं। और अगर मूव करा के छोड़ देते तुम कुछ, तो फिर तो उसी वेलोसिटी से जाते फिर वो। हेलो, समझ गए या नहीं ये, हेलो। यस सर। यस सर। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अभी टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना बचा, अभी टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना। अभी हमें टेंशन फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे अब बताओ। अभी एक्सीलरेशन निकाल लिए, टेंशन फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, क्या करोगे अब, कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे, 1 में या 2 में, ये दोनों में कर सकते हो एक ही वैल्यू को। टी फाइंड आउट करना है, टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है, दोनों में कर सकते ना। हाँ दोनों में कर सकते हैं।
दोनों में कर सकते हो और दोनों से ना आंसर सेम आता है। मैं एक में पुट करके बताता हूँ, दूसरे में आप पुट करके आंसर निकालना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया सर? ओके। तो पेज नंबर 4, अब हमें टेंशन फोर्स यहाँ पे देखना है। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। तो 1 और 2 को सॉल्व करने पे आपके पास में आ गया एसिलरेशन, है ना। नाउ 1 + 2 आपने किए तो एसिलरेशन की वैल्यू आ गई m2 - m1 अपॉन m2 + m1 into g। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में ले रहे हैं अपन, t इज इक्वल्स टू m1 g, इसको राइट साइड में ले जाओगे प्लस m1 a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। हेलो, इक्वेशन 1 से देखो, ये m1 g को राइट साइड में ले जाना तो ये प्लस हो गया m1 g + m1 a। और अब a की वैल्यू पुट कर देना, m1 g + m1 a की वैल्यू ये है m2 - m1 अपॉन m2 + m1 into g। अब एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, m2 + m1, और ये बन गया तुम्हारा m1g into m2 + m1 + m1 into m2 - m1 into g। अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ, इसको सॉल्व कर लो तो टेंशन फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा। देखो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, m1g into m2 मतलब m1 into m2g हो गया, और फिर ये m1 into m1 तो m1² g हो गया। इधर पे देखो m1 into m2 into g आ गया, और एक इसका जब इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो m1 - m1 into -m1 मतलब -m1² g, तो एक टर्म कट जाएगा और फाइनली आपके पास कितना बचेगा, टेंशन फोर्स विल बी गिवन बाय 2 times m1 m2 into g अपॉन m1 + m2। तो ये टेंशन फोर्स इस तरह से निकल कर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर बचेगा। देख लो सॉल्व करके, सॉल्व करके देख लो, समझ गए या नहीं। हेलो, सॉल्व करके देख लो बेटा, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए या नहीं। यस सर, समझ गए। हाँ, कोई डाउट अभी इस पे। नो सर। अब एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम m1 और m2 की कुछ वैल्यू रख देते हैं और फिर हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी m1 और m2 को हमने सिंपल मास के टर्म पे लिखा, वैल्यू ले लें, मान लो किसी का मास 2 kg ले लें, किसी का 3 kg ले लें, फिर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, देखो अब क्वेश्चन ले रहे हैं अपन अभी। हाँ, अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसी का, न्यूमेरिकल डेटा लेके अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा लेके। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। अब क्वेश्चन ये ले रहे हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन का डायग्राम मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये रूफ है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, दिस इज
M2 and this is M1 और क्वेश्चन में दिया हुआ है M1 is equals to 2 kg, M2 is equals to 3 kg और G की वैल्यू कितनी लेना आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। और जब सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं तो यहां से लेकर इतना जो डिस्टेंस है इट इज 1.5 मीटर। ये इतना डिस्टेंस 1.5 मीटर है। सो नाउ सिस्टम इज released from rest. System is released from rest and at t equals to 0, M1 is 1.5 meter from pulley. पुली से कितनी दूर है? 1.5 मीटर। Then find first acceleration of blocks, फिर टेंशन ऑन स्ट्रिंग, tension on strings, tension on string and time taken by M1 to collide with pulley। पुली के साथ में कोलाइड होने में इसको कितना टाइम लगता है? क्वेश्चन पढ़ लो पहले और समझ लो क्या क्या पूछा गया है पूरा, फिर अपन आगे का डिस्कशन ले रहे हैं इस पे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लो। M1 2 kg, M2 is 3 kg। G की वैल्यू कितनी लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। नाउ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब समझ गए आपने? उन दोनों हाँ, दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है उस टाइम पे। अब जैसे ही उसको रिलीज करोगे और t इक्वल्स टू 0 पे M1 वाला जो ब्लॉक है वो पुली से 1.5 मीटर नीचे है। अब आपने रिलीज कर दिया, क्या होगा? क्या होगा इससे बताओ जल्दी। रिलीज करने के बाद क्या होगा? ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो भाई ये एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब इससे जाके टकरा जाएगा पुली से, हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, ये इससे जाके टकरा जाएगा। तो इसको यहाँ से हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हैं? एक बार बताइए सर। फिर से रिपीट करो। देख क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, आपने ये एक रस्सी ली है, उससे 2 ब्लॉक बांध दिए और पुली से लटका दिए और लटकाने के बाद में क्या कर दिया आपने? ये ऐसा रखे और फिर छोड़ दिए। तो जब आपने इनको छोड़ा है, यहाँ से हाथ से रिलीज किया है, तब यहाँ पर कितना डिस्टेंस है? 1.5 मीटर का है। अब क्या होगा? ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक क्या होगा? ऊपर जाएगा ना? समझ गए कि नहीं? अरे भाई ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, है ना? इसका मास ज्यादा है ना, इसका मास कम है, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो जब आपने रिलीज किया तब ये डिस्टेंस 1.5 मीटर है। तो क्या क्या कैलकुलेट करना आपको? इनके एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करना है, ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करना है, और वो टाइम हमको बताना है कि जब ये वाला ब्लॉक ये पुली से जाके टकरा जाएगा। जब आप छोड़ोगे तो ये ऊपर चला, एक टाइम ऐसा आएगा कि पुली से जाके टकराएगा ये। समझ गए? तो ये सब कैलकुलेशन आपको इसमें करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन अभी कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं? हेलो, क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं? हेलो, क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? यस सर। कोई डाउट अभी? नो सर। क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं है ना? नहीं है ना डाउट? नो सर। नहीं है सर। ठीक है, ओके। अब देखो आगे का कैलकुलेशन। अब इसमें अपन फोर्सेस लिखते हैं अभी। इस पे कौन सा फोर्स आ गया? M1G नीचे, फिर टेंशन फोर्स टी ऊपर। ये एक ही स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पे टेंशन फोर्स भी वही रहेगा। दिस इज M2G नीचे, यहाँ पे टेंशन फोर्स नीचे,
यहाँ पे टी नीचे और ये हो गया टी नॉट। ठीक है, अब एक्सीलरेशन लिख दो। ये वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर आएगा, नीचे ए, और ये वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर रहेगा, ए ऊपर, हाँ या ना? अरे भाई समझ गए, इनके जो एक्सीलरेशन है, कौन से ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर मिलेगा, जल्दी बताओ सोच के। ये वाला ब्लॉक और ये वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर आएगा, ये है m1 और ये है m2। एक्सीलरेशन किधर आएगा, ये वाले ऊपर M1 के ऊपर आएगा, M2 का इसका नीचे। नीचे आएगा, और इसका एक्सीलरेशन ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा उस टाइम पे, हाँ या ना? समझ गए? हेलो, समझ गए? यस तो अभी Yes, sir. हाँ, अपन ने क्या किया था ना, इसमें एक्सीलरेशन तो अपन ने इसके पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। तो मैं क्या डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं अभी कि पूरा सॉल्व करूं फिर से? सर टी टेंशन फोर्स आया 24 और एक्सेलरेशन आया 2। तो अब 0.2 आया सर एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, मतलब मास ज्यादा, तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। ये समझ गया कहाँ से लिख दिए, कहाँ Yes, से लिख sir. दिए? यस इसके पहले अभी जो जितनी कहानी बताए थे ना, वहां से आए सॉल्व करने पे। तो आप पहले तो वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप्स, है ना? तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो गया 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2, और जी की वैल्यू लेने के लिए बोला है, तो इट इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, इट इज 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए ना? और टेंशन फोर्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, नाउ दिस इज 1, नाउ टेंशन फोर्स का फार्मूला भी आ गया था 2 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, मतलब जी का प्रोडक्ट ऊपर ही रहेगा। तो वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 इंटू 10, तो सॉल्व करने पे ये हो गया 5, 5 2 जा 10, 8 3 जा 120/5। 24 न्यूटन ना। Yes, sir. 24 सॉल्व करने पे और acceleration 120/5 और 24 आएगा फिर। 24 न्यूटन आ गया ना बेटा, समझ गए या नहीं? हाँ सर, टेंशन फोर्स 24 आया और एक्सेलरेशन 2 आया। ओके, आप अलग अलग इक्वेशन लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हमने ए की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे और टी की वैल्यू भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे, तो मैंने वही रख दिया। लेकिन ये इसी सिचुएशन के लिए इस तरह का फार्मूला है, अगर आप सिचुएशन बदलोगे, ठीक है, तो फार्मूले अलग बनेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फार्मूले रटो, मैं इसलिए पूरा मेथड भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो फिर उसको अप्लाई कर सको और आप फॉर्मूले है क्या? क्या ये फॉर्मूले है क्या, ये एक्सीलरेशन टेंशन फोर्स? अरे ये इस सिचुएशन का फार्मूला है बना ना, अपन ने इसको पहले ही कर लिया कि नहीं? ये तो अलग सिचुएशन में अलग अलग लगेगा ना? हाँ, अलग अलग सिचुएशन अगर बदल दोगे बेटा तो फार्मूले भी बदलेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फार्मूले रटो, आप सिचुएशन देखो और कैसे न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करते हैं वो देखो, है ना? ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसके पहले वाले पेजेस में अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो मैं फिर से वही इक्वेशन लिखूं और फिर से a को एलिमिनेट करूं तो हम कहां पर पहुंचेंगे, a इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी पे पहुंचेंगे ना अपन। मतलब इक्वेशंस, ये इक्वेशन बनाओगे आप। जैसे अगर आप ये वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या आएगी? ये वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे इक्वेशन, बताओ जल्दी से। T माइनस m1g इक्वल्स टू ma m1a, और ये वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे बेटा, m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a, हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। हाँ, तो ये इक्वेशन लिखने के बाद में जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, ठीक है? समझ गए अब? तो ये इक्वेशन लिखने के बाद का पार्ट है ये, और इसको मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट अब रिजल्ट उसका यूज कर लिया यहाँ पे। ओके, हेलो, अरे समझ गए? Yes, sir. अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. डन। अभी क्या बचा, इसको यहाँ से यहाँ तक जाके टकराने में कितना टाइम लगेगा और
ये वाला टेंशन फोर्स कितना, ये बता सकते हो कि ये वाला कितना आएगा? यहीं पे देखो डायग्राम पे, ये वाली पुली पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है? टी नॉट ऊपर और ये 2T नीचे। तो ये पुली पे जो फोर्स लग रहा है, टी नॉट की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, 2T आएगा, आया ना? टी नॉट की वैल्यू 2T आएगा। माइक म्यूट करो वेदांशु। वेदांशु नहीं, वैष्णवी। वैष्णवी हाँ, ये देखो टी नॉट की वैल्यू 2T देख लो पहले। टी नॉट इज इक्वल टू 2T मैंने डायरेक्ट लिखा, वहां पे देखो पुली के बगल पे, पुली के बगल पे लिखा हूं, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे टी नॉट की वैल्यू 2T के बराबर है, डायरेक्ट लिखा हूं, समझ गए कि नहीं? हेलो यस सर। अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, अभिषेक वांद्रे, अभिषेक जिल्हारे, तीनों अभिषेक समझ गए? थंब का सिंबल, हाँ ठीक है, ओके। अंकिता समझ गया बेटा? अंकिता यस सर। ठीक है। टी नॉट इज इक्वल टू 2T, मतलब पुली को होल्ड करने वाली जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसमें कितना फोर्स लगेगा? 48 न्यूटन का, है ना? ये वाली स्ट्रिंग पे कितना टेंशन फोर्स आएगा? 2T, और T आपने निकाल लिया 24, तो ये टोटल कितना हो गया? 48 न्यूटन। समझ गए अभी? तो क्या क्या फाइंड आउट हो गया आपका? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, टेंशन ऑन स्ट्रिंग। अब टाइम बचे कि भाई ये यहाँ तक जाके जब टकराएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया लेकर? यस सर। अब टाइम कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर से मिटा देता हूँ इतना जो गिवन थी सिचुएशन। और अब क्या करोगे? एक्सीलरेशन पता चल गया आपको? ये वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आ गया? कितना है? सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है ना, तो आप क्या लगा सकते हो? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हो। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां से यहां तक टकराने के लिए डिस्प्लेसमेंट, अब आप ऊपर का डायरेक्शन प्लस है इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट इज 1.5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इंटू t प्लस a, और ये प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर। समझ गए अभी? तो ये 2 से 2 कट गया, तो 1.5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1.5 सेकेंड। तो ये टाइम भी निकाल लिए जब ये पुली से जाके टकराएगा। ठीक है? हेलो, समझ गए क्या? समझ गए? Yes, sir. यस सर। कोई